दोस्तों नमस्कार। 12 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले आपको दो बड़ी परीक्षाओं जिनके परिणाम की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, यूपी पीसीएस 2022 और आरओ आरओ 2021 के परिणाम के संदर्भ में आपको कुछ सूचना दे देते हैं। जैसे यूपी पीसीएस 2022 के परिणाम की बात करें तो ये कब तक आ सकता है, तो ये जनवरी लास्ट तक इस स्थिति में रहेगा कि आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनवरी लास्ट में आएगा। मैक्सिमम मान के चलिए कि 10 से 15 फरवरी के बीच ये आपका परिणाम आ सकता है। उस दौरान आने के ज़्यादा प्रबल संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेकिंग होती हैं। स्क्रूटनी कंप्लीट होगी 2-3 दिन में, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन होंगे, कॉपियों से मिलान होगा, रैंडमली अंत अंत में ये सारी प्रक्रिया होने के बाद, टेबलिंग होने के बाद अंत में ये देखा जाएगा कि जिन पदों के लिए आप क्वालिफाई हो, आपका सर्टिफिकेट है नहीं है। उस आधार पर छटनी करना, कौन किस पद के लिए, किन किन पदों के लिए क्वालिफाई है। और फिर अंत में जब ये बोर्ड के पास जाता है तो रैंडमली कॉपी निकाल करके चेक होती हैं कि नंबर सही चढ़ाए गए हैं अथवा नहीं चढ़ाए गए हैं। वो प्रक्रिया होने के बाद फिर आपका परिणाम आता है। तो इतना जल्दी मुझे नहीं लगता है कि ये जनवरी में आ सकता है। किसी भी स्थिति में फरवरी में आएगा। हालांकि आयोग का जो उद्देश्य है इसको जनवरी में जारी करने का है। पहले 10 दिसंबर में जारी करने का था, लेकिन इसको जनवरी तक कर दिया गया था। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया था। दूसरी बात है, लेकिन फरवरी में मान के चलिए कि 10 से 15 फरवरी के बीच आपका परिणाम संभवतः आ सकता है उस दौरान, यदि और ज़्यादा कोई जटिलताएं ना आई तो। आरओ आरओ 2021 की बात करें तो देखिए, परिणाम आपका नवंबर लास्ट तक तैयार हो चुका था। इस पोजीशन में था कि आपका परिणाम आ जाए, लेकिन कुछ जटिलताएं थीं, जैसे नोटिंग में गड़बड़ी। उसके बाद ये देखा गया कि समकक्षता संबंधी विवाद, और मेन विवाद यही चल रहा है अभी भी, जो आपके अनुभाग अधिकारी हैं और आयोग अध्यक्ष हैं, इनके बीच सहमति नहीं बन पा रही है। ठीक है, अनुभाग अधिकारी का कहना है कि अगर आपके अनुसार हम परिणाम जारी करते हैं तो कल को अगर कोर्ट में केस हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, हमको लिखित में दीजिए, ये है वो है, तमाम तरह की चीज़ें। अध्यक्ष का कहना है कि नहीं, परिणाम बना है, इसको जारी करना है, इसी तरीके से जारी करना है। ओ लेवल के समकक्ष जितने भी लोग हैं उनको इसी बार से आपको, जो शामिल हैं रिजल्ट में, उनको वही रिजल्ट डिक्लेयर करना है। इस बात को लेकर विवाद है। हालांकि चलेगी अंततः अध्यक्ष महोदय की ही, ये निश्चित है। किसी भी स्थिति में वो करवा लेंगे इसको, बस समय लग रहा है। कभी भी परिणाम आपका आ सकता है। मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने कहा था कि फ्राइडे को आ जाएगा, इसका मतलब वो परिणाम तैयार था। नहीं आ रहा है, मतभेद कारण नहीं आ रहा है, चीज़ें प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं उसकी। किसी भी दिन परिणाम आपका जारी हो सकता है। जिस दिन अध्यक्ष ठान लेंगे नहीं, जारी करना ही करना है, उस दिन परिणाम जारी हो जाएगा। ठीक है, उनके पास पर्याप्त शक्तियां हैं परिणाम जारी करने की, करवाने की तमाम विधियां हैं, उनको वो अपना करके परिणाम जारी कर देंगे। ठीक, अब ये बात यहीं पे समाप्त हो जानी चाहिए कि क्या विवाद है, कैसे है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था। अभी आपको हिंट, कुछ बातें उसकी बता दी, कुछ नहीं बताई हैं जो बताने योग्य नहीं है। वो आपको पता चल जाएगा जब परिणाम आएगा, तब आपको मालूम चल जाएगा। और कट ऑफ की बात है तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अनुमानित कट ऑफ उतनी रहनी चाहिए, 260 के आसपास जनरल की अनुमानित कट ऑफ रहनी चाहिए इस बार। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इनका जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आ सकता है किसी स्टेटमेंट में। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी 1985 से, यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन 1984 में इसकी घोषणा की गई थी कि अगले वर्ष से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा 12 जनवरी को। इस बार की जो थीम रखी गई है, विकसित युवा विकसित भारत। ध्यातव्य है कि पहला राष्ट्रीय युवा सम्मेलन या राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसी उपलक्ष्य में 1995 में भोपाल में मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को होता है। इस वर्ष कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में
26वां जो सम्मेलन है इस क्रम में हो रहा है। वीर गार्जियन ये भारत और जापान के मध्य पहला वायुसैन्य अभ्यास है जो कि जापान में आयोजित होना है। अवनी चतुर्वेदी जो कि 3 भारतीय महिलाओं में एक थी, जो पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी थी। तो अवनी चतुर्वेदी इस अभ्यास में शामिल होंगी। इसके साथ ही किसी वार गेम में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बन जाएंगी। कौन? अवनी चतुर्वेदी। भारतीय वायुसेना जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी, इसका आदर्श वाक्य टच द स्काई विद ग्लोरी है। 2002 में एक फैक्ट है, याद रखिएगा, कि अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के पहले 5 सितारा अधिकारी बने थे और वर्तमान तक ये रिकॉर्ड है उन्हीं के नाम। एकमात्र 5 सितारा अधिकारी कौन है? भारतीय वायुसेना के अर्जन सिंह हैं। मुंबई वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा। मसाला बोर्ड के द्वारा यह आयोजन कराया जाता है। पे रूप क्या है? तो भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। रहमान राही कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। पूछ सकता है ये। स्वार्म ये एक नाव है। स्वार्म क्या है? नाव है। कल हमने स्प्रिंट योजना के बारे में आपको बताया था, नौसेना को मजबूत करने के लिए। तो भारतीय सेना को स्प्रिंट योजना के तहत स्वार्म नाव सौंपी गई है। गंगा विलास क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है, नदी में चलने वाला क्रूज है। गंगा और उसकी सहायक नदियों की सहायता से चलेगा। प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ तक, ध्यान रखिएगा, वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ तक ये जाएगा क्रूज। और इसमें तमाम जो पर्यटन स्थल हैं वाराणसी के हो गए, या फिर रास्ते में आपके काजीरंगा वगैरह उद्यान हो गया, ये सब देखने को पर्यटकों को मिलेगा। बिंड स्कीम क्या है? तो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। भारत सरकार के 100% योगदान के द्वारा ये भारत सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है। प्रसार भारती को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। लक्ष्य क्या है? आकाशवाणी या एफएम कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, अगर भारत के भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो 66% तक विस्तारित करना, जो कि वर्तमान में मात्र 59% है। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो इसके कवरेज को 80% जनसंख्या तक पहुंचाना है, जो कि वर्तमान में 68% है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।